बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे खैर आफियत से होंगे। सैलाबी सूरत हाल है मुल्क भर में, इस वक्त बारिशें हो रही हैं, मूनसून के स्पेल्स जारी हैं। और कल हमने आपको शो में बताया था कि कराची में 4 से 6 स्पेल जो हैं वो हो सकते हैं, वक्फे वक्फे से बारिश हो सकती है और उस दौरान 100 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। जिसके बाद जिसका डर था। उसके बाद हमने देखा है शहर का हाल क्या है। नदी नाले बिफर गए हैं। कराची में बारान रहमत फिर जहमत बन गई है। थड्डो डैम भरने और लठ नदी में तुगयानी के बाद मलीर और लियारी नदियां बिफर गईं और पानी एतराफ की आबादियों में दाखिल हो गया। थड्डो डैम भरने के बाद स्पिलवे से आने वाले पानी ने नदी की सतह और बहाव में मजीद इजाफा कर दिया, जिसके बाद थड्डो डैम का जो सैलाबी पानी है स्कीम 33 के रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। जमाली पुल के करीब M9 भी इस सैलाबी पानी से भर गया है। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है। सिंध हुकूमत ने M9 के बीच की जो दीवार है उसे तोड़कर पानी को रास्ता देने का फैसला किया है। और उधर लियारी नदी की बात करें तो उसमें तुगयानी के बाद FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, UC1, गौहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, सोराब गोट, लियारी, बकरापेड़ी के करीब भी नदी का जो पानी है वो घरों में दाखिल हो गया हो और कई फिट पानी जमा होने से शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। और सैलाबी रेलों से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। और कराची में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स के जो जवान हैं वो मैदान में आ गए हैं। रेंजर्स के एहलकार रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। मौसम की खराब सूरत हाल के बायस कमिश्नर कराची का आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान। और मेयर कराची बारिश के दौरान हमने देखा कि कल शहर के दौरे पर निकले और रात देर तक हमें सड़कों पर ही नजर आए। और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जिला इंतजामिया ने ये कहा उन्होंने कि जिला इंतजामिया ने मशीनरी फराहम कर दी है, तमाम सड़कें क्लियर हैं, सिर्फ लियारी नदी के इतराफ पानी है, सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। ये तो मेयर कह रहे हैं। हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल वाकई बेहतरी की तरफ जा रही है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब खान हमें ज्वाइन कर कराची से और उनके साथ साथ यासीन जबलपुरी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आफ्ताब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है। जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं कि सूरत हाल बाकी इलाकों में बेहतर है, क्या वाकई ऐसा है? जी देखिए, रात में यकीनी तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि ये निकले हैं। मेयर कराची भी निकले, मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर भी निकले हैं, लेकिन वो निकलना जो है वो इंतजामात जो चूंकि उसका फुकदान रहा तो वो निकलना बेसूद इन मानों में हम कह सकते हैं कि जो नालों की सफाई होनी थी वो नहीं हो सकी। और कल रात जो कराची के शहरियों पर बीती है, ये पहले भी बार ये बात कह चुके हैं और बार बार वो शहरी जो है इस अजियत से माजी में भी गुजर चुके हैं। अगर मुझे तो हैरत इस बात पे कब तक इस शहर को आफतज़दा क्यों नहीं करार दिया गया, क्योंकि कल रात की जो दास्तान है वो अगर मैं गिनवानी शुरू करूं, मैं अयूब गोट से जो कि शहर का मज़ाफ़ाती इलाका है वहां से अगर मैं इब्तिदा करूं और मैं ईसा नगरी की बात करूं, मैं सुपर हाईवे से मुतसिल जो हसन नुमान कॉलोनी है या उसके अलावा जो है दीगर जो हदीद के अंदर जो इलाके हैं या गडाब टाउन के अंदर जो लोग जो है घुटनों या सीने तक अपने पानी में डूबे हुए थे और इस शदीद किस्म के अंदेशे ये पैदा हो गए थे कि कुछ मकामात पर जब ये अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हुई तो उस वक्त बिजली बहाल थी और जिसकी वजह से उनको अपनी जानों के लाले भी पड़े रहे। कई जगहों पर ऐसा हुआ कि रिक्शे में जो है वो खवातीन गायब हो गई, पता चला। कहीं एक जगह बाइक सवार जो कि फूड सप्लाई करने वाला लड़का था वो गायब हो गया मलीर नदी में। थड्डो डैम और इसके अलावा लठ डैम जो है उसमें पानी भरने की वजह से सूरत हाल इंतहाई अबतर रही रात भर और जिसकी वजह से मलीर नदी और अलावा जो है वो लियारी नदी जो है वो और इसके साथ साथ अगर हम एक्सप्रेस कॉजवे कोरंगी कॉजवे की बात करते हैं तो वो सारा जो है पानी सड़कों पर आ गया और बदतरीन सूरत हाल कराची में रही। ये समझे कि वो दोबारा जो है वो माजी की एक शब्द जो है दोबारा कराची में दोहराई गई और इसका सिर्फ वजह ये थी। और देखिए, मैं आपको टेक्निकली एक चीज समझा दूं, अभी भी हुकूमत की जानिब से हुकूमत सिंध जो है आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी। सबसे ज्यादा बारिश हुई है वो सरजानी टाउन में, अब तक 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई जो कि मज़ाफ़ाती है। अगर मैं उस रेन गेज की बात करूं जो शहर का डेटा कलेक्ट करता है, यानी कराची एयरपोर्ट से मुत्तसिल जो नस्ब किया गया ऑल टर्मिनल के करीब, तो उसमें जो बारिश हुई है वो तकरीबन 46
कुछ मिलीमीटर हुई है, और बेशतर इलाकों में यानी सिर्फ DHA को हटा दें वहां 72 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। उसके अलावा जो है सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट वो सरजानी टाउन में रिकॉर्ड हुई है, लेकिन उसको मजाफाती इलाका है, वो शहर से के बाकी मानदा इलाकों में देखें तो वहां कहीं 45 कहीं 50 मिलीमीटर बारिश हुई है। उसकी वजह से पूरे शहर में जो है ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। इस वक्त कई सड़कें ऐसी है जहाँ बड़े बड़े अंधे गड्ढे पड़ गए, उसके अलावा कई जगहों पर सड़कें जो है वो बैठ गई। बदतरीन सूरत हाल रही शहरियों के लिए, सूरत हाल है शहरियों के लिए। यासीन, आप बताइएगा कि इस वक्त शहर के किस इलाके में आप मौजूद है, वहां क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाईवे से मुत्तसिल जो है सोलाब रोड के करीब है। अभी हम जो है वो सादी टाउन से वापस आ रहे हैं और सुपर हाईवे M9 पे जो है वो हमने पूरे जायजा लिया है। M9 की भी सूरत हाल इतनी खतरनाक है कि इस वक्त गाड़ियों की लंबी लंबी जो है वो कतारें लगी हुई है, और जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनका ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हम रात, कोई कह रहा है रात 12 बजे से खड़े, कोई कह रहा है रात 2:30 बजे से खड़े हुए, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जबकि जो है वो जब रेंजर्स और फौज जो है वो आई है और जो लेट डैम है और ये दूसरा जो दीगर इलाकों से जो पानी आ रहा था, खतो डैम है, वहां से जो पानी आ रहा था उस पानी को जो है वो M9 के करीब जो है वो रास्ता दिया गया है। एक साइड की दीवार तोड़ के और उसको रास्ता देकर जो है वो दूसरी तरफ पानी निकाला गया। इसके बाद जो है वो पूरा दूसरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। रिहायशी स्कीमों में जो है पानी चला गया। तो स्कीम 33 है, स्कीम 33 की अगर बात की जाए तो वहाँ की रिहायशी आबादी जो है क्या खौफनाक जिंदगी गुजारी है, उन्होंने खौफ के आलम में जिंदगी गुजारी है। और उनका जो मकीने है उनका कहना यह था कि किसी वक्त भी उनके घरों में पानी आ जाएगा, जिसके लिए वो पूरी रात जो है घरों से बाहर उन्होंने बैठ के इंतजार किया है और पूरे इलाकों में पानी आया। यही सूरत हाल लियाकताबाद की रही है, गुलशन इकबाल की रही है। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो लियारी के इलाकों की रही है। जो गोलीमार गुलबहार है वहाँ भी यही इसी किस्म की कोई सूरत हाल थी। जी अच्छा यासीन, मुर्तज़ा आप साहब कह रहे हैं कि तमाम सड़कें क्लियर हैं और सिर्फ लियारी नदी के तरफ में पानी है, तो क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं वो तो ऐसे ही लग रहा है बज़ाहिर कि पूरा कराची अभी भी डूबा ही हुआ है और कोई सड़क क्लियर नहीं है? मुर्तज़ा वहाब ने जो सुबह 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो तो हैरत अंगेज तौर पे उनका ये कहना था कि बहुत अच्छा है और बहुत इन्होंने काम किया है और कराची में कहीं भी जो है वो पानी नहीं है। कराची की तमाम सड़कें उन्होंने पूरे शहर का दौरा कर लिया और कहीं भी जो है वो पानी नहीं है, हर जगह क्लियर है। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। गुलशन इकबाल जो कराची का पोश इलाका है, वहाँ के रिहायशी इलाकों में जो है वो जो सीवरेज का निज़ाम है वो धर्म भरम हो गया था, बिल्कुल ध्वस्त हो गया था निज़ाम, जिसके बाद जो है वो रिहायशी प्रोजेक्ट जो है वो उनमें पानी चला गया। अब उनमें दर्जनों प्रोजेक्ट हैं जहाँ पर पानी गया है, घरों में पानी गया है। जो ग्राउंड फ्लोर के घर थे वो 3-3 फीट 4-4 फीट पानी था। यही सूरत हाल गोलीमार गुलबहार जो एक पुरानी आबादी है वहाँ की भी सूरत हाल थी। वहाँ भी 5-5 फीट जो है घरों के अंदर पानी था। लोगों ने घरों से बाहर बैठ के जो है जिंदगी गुजारी है। तो मुर्तज़ा वहां पर कहना है कि 200 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया है उन्होंने। जबकि 200 के करीब रेस्क्यू जो किया है वो छिपा, ईदी और 1122 के जो रेस्क्यू की टीमें हैं उन्होंने रेस्क्यू करके और महफूज मुकामात पे पहुंचाया है। मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना था कि 4 जगहों पे उन्होंने जो है वो कैंप बनाए हैं जहाँ पर जो है महफूज मुकामात बनाए जहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। ताहम उन्हें वो जगहें नहीं मालूम थी, तो ये था कि वो बाद में उन जगहों को जो है लोकेशन शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर। जब उनको ये जगह ही नहीं मालूम तो ये कैसे पता चल गया कि क्या जगहों पे जो है वो रखा जाए, उनको रखा गया है। जबकि उनका ये कहना था कि उनके खाने पीने का जो इंतजाम है उसके लिए फलाही इदारे से राब्ता किया गया है JDC से। वो उनके JDC के ज़फर अब्बास ने जो है ये कहा है कि हम उनको खाना पीना, आप उनको खाली रेस्क्यू करें, हम खाना पीना जो है फराहम करेंगे। जो हुकूमत का काम था वो ज़फर अब्बास ने जो है वो किया है। जबकि जो है वो जो छिपा के रज़ाकार है उनका कहना है कि हसन नोमान कॉलोनी में जो लोग फंसे हुए थे उनको जो है उन्होंने किश्ती के जरिए रेस्क्यू करके और महफूज मुकाम पर पहुंचाया है। जी यासीन, बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपडेट किया। आफ्ताब, आप बताइएगा, जिस तरह से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमने जो मशीनरी है पूरी तरह से डिप्लॉय कर दी है, लेकिन जिस तरह से यासीन बता रहे हैं कि जो वहाँ पर तंजीमें वो काम कर रही हैं और हुकूमत की जानिब से सिर्फ मुर्तज़ा वहाब ही फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसा ही है?
देखिए, मैं जिस तरह पहले भी अर्ज किया कि यकीनी तौर पर ये दौरे रात में हुए हैं। वो चूंकि जब इफ्तार इनके सर पे पड़ी है तो उसके बाद ये निकले हैं, जरूर निकले हैं, लेकिन वो निकलना भी शहरियों को मजीद अजियत में डालने वाली बात थी। जिस तरह भी यासीन जबलपुरी साहब बता रहे थे कि लोग जिस तरह सड़कों पर अजियत में पूरी रात गुजारी उन्होंने, बेशतर लोग जो है आज सुबह अपने घरों को पहुंचे हैं, वो भी जब पानी उतरा है। अच्छा, इन्होंने नागन चौरंगी और अतराफ में, इसके अलावा नॉर्थ कराची की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हुई शफीक मोड़ पे, तो इन्होंने सड़कें बंद कर दी। अब आप देखें कि उन लोगों को मजदूर कर दिया, यानी महदूद कर दिया। अब वो घरों को भी नहीं जा सकते हैं। अजीब बदतरीन किस्म की सूरत हाल थी, मैं बता रहा हूँ, रात को कराची की सड़कों पर। और वजह ये बताई गई कि जनाब हम चूंकि वो एहतियाती तदाबीर अपना के और चूंकि वो ये पानी के खराज के लिए जो है इन सड़कों को बंद किया गया है। सबसे पहले तो सवाल ये होना चाहिए कि नदी नालों की जो कराची के बड़े बड़े नाले हैं, इसके अलावा जो इससे मुतसिल नाले हैं, उनकी सफाई का काम जो है वो अगर ये अमली सबूत के तौर पर ये बता दे कि किस किस मौकों पर वो सफाई की गई है। चूंकि ये नाले इसी वजह से उबल रहे हैं कि वो धूल कचरे से हटे हुए हैं और उसके ऊपर पुख्ता सड़कें बन गई। माजी में भी ये बात बता चुके हैं कि उसके ऊपर आप चल के जा सकते हैं। नीचे पानी है, ऊपर जो है उसके ऊपर एक फर्शनुमा बन चुका है। वो इतने पुख्ता नाले, मतलब उसमें जो कचरा है वो मुस्तकिल फेंका जा रहा है, उसके अंदर आ रहा है वो पानी के जरिए, शॉपिंग बैग्स और दीगर चीजें। उसकी सफाई नहीं होगी तो लाम वाला जो सीवरेज का निजाम जब चौक होगा। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो ठड्डो डैम जो है उसकी वो जब ओवरफ्लो हुआ तो उसके बाद जो स्कीम 35 के पूर्व जवार में जितनी मजाफाती इलाके कराची का ये जो सोसाइटियों में जो लोग जिस खौफ के आलम में जो फुटेजेस हमारे पास आई है कि वो वही वाला मंजर था जैसे सवात में फैमिली जो है स्टक हो गई थी, इस तरह अपने बच्चों से लिपट रहे थे कि वो खुदा ना खास्ता किस हालात से दो चार होने जा रहे हैं। ये शहर कराची की हम बात कर रहे हैं। हमें तो तवक्को ये थी कि गुड्डू बैराज के ऊपर सैलाब के गिरेला आने वाले, लेकिन उससे पहले कराची जो वो सैलाब में डूब गया। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा यासीन, आप बताइएगा, जिस तरीके से आपने बताया कि फलाही इदारे जो हैं या तंजीमें हैं वो लोगों की मदद कर रही हैं, रेस्क्यू के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत की जानिब से इंतजाम सिफर हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि ये जो मानसून का स्पेल है इसके तहत कराची में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो सकती है, तो उसके लिए कोई पेशगी इंतजाम नहीं किए गए ज़िला इंतजामिया की जानिब से या हुकूमत सिंध की जानिब से? देखिए, जिला इंतजामिया की जानिब से पेशगी इंतजाम जो किए थे वो बारिश से पहले करके तस्वीरें बनवाई गई। जितने भी अंडर पासेस थे वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के ये दिखाया गया कि हमने बिल्कुल तैयारी मुकम्मल कर ली है और जैसे ही बारिश का पानी जमा होना शुरू होगा उस पानी को निकाल दिया जाएगा। नई जो है यूनिफॉर्म पहना कर और वर्करों को जो है वो खड़ा किया गया मुख्तलिफ चौकों पर जो है वो जो सिटी वार्डन के एहलकार थे उनके कैंप लगाए गए। तमाम जैसे ही बारिश शुरू हुई है और सड़क पर पानी जमा होना शुरू हुआ है तो वो एहलकार जो वहाँ उस वक्त मौजूद थे वो अपने घरों को बचाने के लिए भाग गए, क्योंकि उनके घरों में खुद उनके वो नशेबी इलाकों में रहते हैं, उनके घर खुद ज़ेरे आब आ गए तो वो आवाम को क्या बचाएंगे। और इस तरह जो है पूरी रात जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब अपनी टीम को लेके और सड़कों के चक्कर लगाते रहे और बताते रहे लोगों को बिल्कुल क्लियर है और लोगों ने इंतहाई खौफनाक जिंदगी गुजारी है रात में। जब मुर्तज़ा वहाब साहब से सेवरेज के हवाले से सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि हाँ, गुलशन इकबाल का मसला भी हम देखेंगे, वो हल हो जाएगा और सियासत की नज़र हो जाता है। असल में इस वजह से जो है वो उस इलाके को क्लियर नहीं कराया जाए, लेकिन उनका ये भी कहना था कि उसको क्लियर करवा देंगे, हम जल्दी क्लियर करवा लेंगे, लेकिन लगता नहीं है। क्योंकि जब भी बारिश होती है उस वक्त यही कहा जाता है कि ये सेवरेज की सफाई हो रही है, सेवरेज का निज़ाम क्लियर कर दिया गया है और उसके लिए जो है वो पहले से जो है एक कमेटी कायम कर दी गई है जो शहर में जो है वो तमाम चीज़ों का जायज़ा ले रही है, सेवरेज का जायज़ा ले रही है, सड़कों का जायज़ा ले रही है। ताहम जो है वो सड़कें ताहाल जो है वो बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग रात को जो है पानी उनको समझ में नहीं आया कि गड्ढा है कि अभी ये बता दें, आपने बताया कि मेयर मुर्तज़ा वहाब जो हैं वो कुछ इलाकों में गए हैं लेकिन अभी तक कुछ इलाकों का उनको अंदाजा नहीं है, तो आप बता दें मुतासर इलाके कौन कौन से हैं ताकि उन तक भी ये पैगाम चला जाए। देखिए, मुर्तज़ा वहाब जो है नॉर्थ नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस से जो है हैदरी तक का रास्ता था, जब वो खुल गया वहाँ से पानी निकल गया तो वो वहाँ भी गए हैं। तमाम जो है जब वो हाईवे के ऊपर थतो डैम की तरफ जाने लगे तो वो तो खुद पराडो गाड़ी में थे, वो तो तेज़ी से निकल गए। ताहम जो है वो दो जो है रेस्क्यू की
जो फायर ब्रिगेड की एक स्नार्कल और एक फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू की गाड़ी जो है वो वहाँ पर सौराब रोड पे निकलते हुए जब वो खच्चे में उतरी है, उसका एक टायर उतरा है तो गाड़ियाँ पलट गई। उन्होंने उनको पलट के भी नहीं देखा। जो फायर ब्रिगेड का अमला था उसका कहना था कि रात 2:30 बजे से खड़े हुए और सुबह 6 बज गए, कोई उनको पूछने वाला भी नहीं आया कि तुम यहाँ पर खड़े हुए हो, किस हाल में हो, क्या हो। गाड़ियाँ उल्टी हुई थी, वो अपनी गाड़ियों की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे। जबकि मुर्तजा वहाब साहब जो है वो वहाँ से घूमते हुए दोबारा जो है वो M.A. जिन्ना रोड और फिर फुवारा चौक सदर पहुँचे हैं और उन्होंने जो है वो तकरीबन 4 बजे के टाइम पे एक मैसेज किया कि 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे। उसके बाद जो है वो वहाँ उन्होंने सूरत हाल से आगाह किया क्योंकि 4:30 बजे तक काफ़ी इलाके सड़कें क्लियर हो चुकी थी। ठीक है। उनका ये कहना था कि वो अपनी टीम के साथ पूरी रात घूमते रहे। हाँ, वो पूरी रात घूमते जरूर रहे उन शाहराहों पे जहाँ पे पानी नहीं था। और उन्होंने काम के हवाले से कोई किसी किस्म के इंतजामात या शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ नहीं किया गया था। यासीन जबलपुरी हमारे साथ मौजूद थे और नुमाइंदे आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कराची की सूरत हाल से आपको आगे चलकर आगाह करते रहेंगे। फिलहाल जरा आपको ये बताएं कि जो दरियाए चिनाब की सूरत हाल है उसमें 5,43,000 क्यूसेक का बड़ा रेला मुल्तान हेड मोहम्मद वाला से टकरा गया है और महकमा इनहार की जो गेज है वो बुलंद तरीन सतह के बाद अब नीचे उतरने लगी है, जो आइंदा 24 घंटों में बताया ये जा रहा है कि मजीद कम होगी। शेरशाह बंद पर जो पानी का बहाव है वो बेहतर होने की वजह से टेक्निकल कमेटी ने ब्रीच करने का जो फैसला है वो नहीं किया है, जो कि कल हतमी तौर पर कर लिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब पानी की सतह कम हुई तो ये फैसला किया गया कि अभी उसे ब्रीच नहीं किया जाएगा। ताहम जलालपुर पीरवाला में अभी तक ऊंचे दर्जे का सैलाब है और लोगों को रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है वो भी जारी है। शदीद खतरात के पेश नजर शहर को खाली भी करा लिया गया। और इसी पर बात करने के लिए हामिद चौधरी नुमाइंदा एक्सप्रेस हमारे साथ मौजूद है। हमें बताइएगा कि आपने कल हमें इन्फॉर्म किया था कि कुछ ही घंटों में शेरशाह पर ब्रीच होने वाली है, लेकिन उसके बाद ये फैसला मौखर कर दिया गया। पहले तो वजूहात बताइएगा कि क्यों मौखर किया गया। अली, वजूहात ये हैं कि जब शेरशाह बंद के ऊपर पानी का बहाव मजबूत हुआ, पानी थोड़ा बड़ा हुआ था, तो उसके बाद जो है जैसे उनका टाइम था वो 5 से 6 घंटे लेते हैं पाक फौज जो कि जिन्होंने इस शेरशाह बंद को उड़ाना था, तो उस दौरान जो है पानी की सतह नीचे आना शुरू हो गई। जो पानी की एक गेज रखी गई थी 393.60 उस तक गेज नहीं जा पा रही थी, तो जिसकी वजह से फैसला जो है मुलतवी कर दिया गया। इसकी बड़ी वजह यह भी थी कि जो महकमा इनहार इरिगेशन की कमेटी है वो तमाम अवामिल देखती है कि बंद के अंदर तो नुकसान हो चुका है, मकानात गिर गए, मकानात बह गए, लेकिन अगर वो बंद तोड़ते थे तो बंद का नुकसान होना था, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होना था, उसके साथ साथ मुल्तान का जनूबी पंजाब के साथ, बलूचिस्तान के साथ, केपी के साथ जो है वो राब्ता मुनक़ता हो जाना था। इन तमाम अवामिल को देखते हुए जो है टेक्निकल कमेटी फैसला करती है कि पानी की गेज जो हमने एक खतरनाक गेज रखी हुई है कि 393.60 उस तक अगर गेज जाएगी तो हम ब्लास्ट करेंगे, इस शेरशाह हेड को ब्रीच करेंगे। लेकिन जो गेज थी वो 393.40 पर खड़ी रही, 60 पर नहीं गई, सिर्फ 20 पॉइंट कम थे। जैसे पानी का बहाव बढ़ रहा था उनको लग रहा था कि ये जो गेज है ये बढ़ जाएगी, लेकिन गेज नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से जो शेरशाह बंद को ब्रीच करने का फैसला था वो मुलतवी कर दिया गया। मुल्तान शहर से जो बड़ा सैलाबी रेला था दरिया चिनाब का, जो हेड मोहम्मद वाला से टकराया था, अब जो है वो हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है और आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पानी शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर दोनों पे कम होना शुरू हो जाएगा। और जो खैमा बस्तियां हैं वहां अभी तक जो है जी हमें जरा जलालपुर पीरवाला की सूरत हाल बताइएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? काफ़ी लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो शहर को बचाने वाला जो आर्जी रास्ता बताया यही जा रहा है कि वो भी पानी का बहाव वहाँ पर भी बढ़ गया है। जी बिल्कुल हिना, अगर जलालपुर की बात करें तो जलालपुर में वाकई सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। शहर को बचाने के लिए शेख इस्माइल रोड और शुजातपुर रोड, इन दोनों रोडों पर जो है आरजी बंद बनाए गए हैं और ये आरजी बंद बिल्कुल शहर के करीब है। पूरे शहर को इंखला का कहा गया है, लोग बाहर निकल भी रहे हैं, लेकिन एक सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि जो खैमा बस्तियां लगाई गई हैं वो भी शहर के अंदर लगाई गई हैं। जिला इंतजामिया ने लोगों को जो महफूज मकामात पर मुंतकिल किया वो शहर के अंदर किया। अब खुदा न खास्ता कोई भी बंद टूटता है, जो आरजी बंद बनाया गया है, इरिगेशन का बंद तो बहुत दूर है, वो अकबर फ्लड बंद कहते हैं जलालपुर पीरवाला में, उसमें भी थोड़ा सा शगाव पड़ा है, उसको फिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आरजी बंद बनाया गया इन दो रोडों का, जिसका मैंने बताया है शेख इस्माइल रोड है और शुजातपुर रोड है,
इसके साथ साथ लंबा चौड़ा बंद है और इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा पानी का प्रेशर है। अगर ये पानी टूटता है तो पूरे शहर जलालपुर को खतरा होगा। और ये 5 लाख आबादी का शहर है, जिसके लिए जो है लोगों ने जो बाजारों के अंदर जो है अपनी प्लाजों के बाहर, अपनी दुकानों के बाहर जो है अपनी मदद आप के तहत जो हिफाजती छोटे छोटे बंद बनाने शुरू कर दिए ताकि उनके प्लाजों के अंदर, मार्केटों के अंदर जो है पानी ना आए। जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, नेवी, पाक फौज जो है लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मुसलसल ऑपरेशन का जारी है। कश्तियों से जो है लोगों को महफूज मकामात पर लाया जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की बड़ी तादाद जो है मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ इलाकों में जो है फंसी हुई है और वो रेस्क्यू 1122 को कॉल्स कर रही है, रेस्क्यू कोशिश कर रहा है कि जल्द अज जल्द जो है लोगों को बाहर लाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो बेट के इलाकों में बैठी थी, जो बाहर आने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि पानी डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन असल सूरत हाल यह है कि जब दरिया सतलुज का पानी वहां से गुजर रहा था और दरिया चनाब का पानी वहां पहुंच रहा था, तो दरिया सतलुज की वजह से दरिया चनाब वाला पानी जो है वहां पौंडिंग सूरत हाल इख्तियार कर गया है और जिसकी वजह से हेड के पर जो है बहाव बहुत ज्यादा है। यही सूरत हाल हमारे साथ मुल्तान में हुई थी जब जी हामिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुल्तान की सिचुएशन भी बताई, पुर की सिचुएशन भी बताई और ये अच्छी बात है कि ब्रीच करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि पानी की सतह बुलंद नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ अब जिन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है, जो प्राइवेट कश्तियों के साथ वहां से रेस्क्यू कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स कर रहे हैं। ये एक मुश्किल वक्त है अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ। ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम मुल्तान की सैलाबी सूरत हाल पर बात कर रहे थे और उससे कबल हमने कराची की सूरत हाल जानी, जो इस वक्त बारिश के बायस डूबा हुआ है। मजीद जो है सिंध की सूरत हाल जानते हैं, खास तौर पर जिस तरह से सैलाबी रैले सिंध की जानिब बढ़ रहे हैं, इस वक्त बराजों की क्या सूरत हाल है और क्या उनकी कैपेसिटी है इस पानी के लिए। और सुपर फ्लड का तो खतरा वैसे बताया जाता टल गया, लेकिन मौसम की खराबी के बायस हो सकता है पानी की सतह बुलंद हो। हमें ज्वाइन किया सैयदा तहसीन आबदी साहिबा ने, तर्जुमान ज़िला सिंध है। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तावानी हमारे साथ मौजूद होंगे। तहसीन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाजत है, मैं चाहूंगी जरा हम सखर जाएं और शहजाद ताबानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जाने कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। शहजाद बताइएगा सखर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और पानी की सतह क्या बुलंद हो रही है मुसलसल? जी बिल्कुल, पानी की सतह में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। कल जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब पहुंचेगा, तो इस वक्त जो है गुड्डू बैराज के ऊपर 5 लाख क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया, यानी 24 घंटों के दौरान 50,000 क्यूसेक पानी जो है वो गुड्डू बैराज के ऊपर उसमें इजाफा हुआ। उसके अलावा सखर बैराज की बात करें तो सखर बैराज पर भी जो है तकरीबन 40 से 45,000 क्यूसेक पानी जो है वो इजाफा, पानी की सतह बुलंद हुई है। 4 लाख क्यूसेक पानी जो है वो मौजूद है सखर बैराज पर। और इसी तरीके से कोटरी बैराज की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 40 से 45,000 क्यूसेक पानी में जो है वो इजाफा हुआ है। 3 लाख क्यूसेक पानी जो है कोटरी बैराज पर रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त दरिया सिंध के जो बंद है उनके ऊपर पानी का शदीद दबाव बढ़ चुका है, क्योंकि कल भी जो है मुख्तलिफ जो छोटे छोटे माइनर थे उनके अंदर शगाफ पड़े थे, तो वहां पर जो है काफी लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी फसलें तबाह हो गई। दादू कैनाल की अगर हम बात करें तो दादू कैनाल के अंदर भी जो है कल शगाफ था और काफी देर के बाद जो है हुकूमती मशीनरी वहां पर पहुंची है, तो जिस वजह से मकामी लोगों ने खुद जो है उस शगाफ को पुर करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी जो है उनको बहुत बड़े नुकसान का सामना हुआ है। पन्नू आकिल की तहसील की बात करें तो वहां पर भी जो घोटकी फीडर है उसके जो मुख्तलिफ माइनर्स हैं उनके अंदर भी छोटे शगाफ पड़ने की वजह से लोगों का नुकसान हुआ है। तो अब जिस तरीके से पानी बढ़ रहा है दरिया सिंध के अंदर, तो जाहिर सी बात है मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है। देहातों की जिस तरीके से हम बात करते हैं तो वहां भी जो है लोगों की बड़ी तादाद जो है वो नकल मकानी कर पक्के की तरफ आ गई है, महफूज मकामात की तरफ आ गई है। हुकूमत बारहा शुरू में ऐलान करती रही कि आप जो है पक्के के मकामात पर आ जाएं, तो पहले वो लोग तैयार नहीं थे आने के लिए। कबीलाई झगड़ों का मसला था और खानदानी दुश्मनियां वहां पर थी, इस वजह से वो लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन अब जब पानी बढ़ गया है तो बड़ी तादाद में लोग जो है वो महफूज मकामात की तरफ आ गए। इंतजाम की जहां तक हम बात करें तो अलर्ट है हुकूमत, उसके अलावा जो जिले की हुकूमतें हैं वो भी अलर्ट है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो कल खुद यहाँ पर सखर में मौजूद थे, सखर बैराज का उन्होंने दौरा किया है। उससे पहले जो है वो गुड्डू बैराज पर गए थे, ब्रीफिंग लिए आपाशी के अफसरान से और अहकामात भी ये दिए सिंध हुकूमत को कि वो जिस तरीके से काम कर रही है अपने काम को जो है मजीद तेज करे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पानी जिस तरीके से सिंध में डाउन स्ट्रीम के अंदर आ रहा है, तेजी के साथ आ रहा है, तो उस तरीके के जो है वो इंतजाम होने चाहिए। क्योंकि मुख्तलिफ बंद ऐसे थे जो कमजोर थे, उनको भी मजबूत कर लिया गया। जबकि एक बड़ा मसला ये था कि कच्चे के लोगों को पक्के की तरफ किस तरीके से लेकर आना है, तो उसमें भी जो हुकूमत किसी हद तक हमें जो है वो कामयाब नजर आ रही है। बारिश का सिलसिला जो है ये एक अच्छी खबर है कि बारिश का सिलसिला कुछ थमा है, कुछ रुका है, तो एक ये मुश्किल जो है वो कम हुई है।
लेकिन अब पानी जिस तरीके से 50,000 क्यूसेक बढ़ना बहुत ज्यादा जो है वो बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि 5,000 10,000 क्यूसेक पानी बढ़ रहा था, लेकिन 24 घंटों के दौरान 50,000 क्यूसेक गुड्डू बैराज पर, तकरीबन सक्खर बैराज पर भी इतना ही, और कोटरी बैराज पर भी पानी की सतह जो है इसी तरीके से बुलंद हुई है। बिल्कुल, सक्खर से हमारे ब्यूरो चीफ जो हैं शहजाद तबानी हमें अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। तहसीन आबदी साहबा, आप जो सूरत हाल जानी है सिंध की हमारे नुमाइंदे के जरिए, आपके पास अपने भी आदाद शुमार होंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बताइएगा कि कराची की क्या सूरत हाल है। वहाँ पर जिस तरह से बताया गया था कि बहुत स्पेल्स आने का खदशा था, 100 मिलीमीटर बारिश होने का खदशा था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि रात गए तक लोग परेशानी का सामना करते रहे हैं और अभी तक बहुत सारी जगहों पर पानी मौजूद है। देखिए, कराची की जो कल जो है बारिश हुई और पूरी रात भी होती रही, हम सब ने एक्सपीरियंस की कि पूरी रात बारिश है। इस वक्त थोड़ी सी बारिश थमी है हमारी, तो हालात बहुत बेहतर हैं। अगर आप रोड्स पे कैमरा लेके भेजें, पानी स्पेशली जो डिग रोड है, शारे फैसल है, जो सबसे ज्यादा हमारा ट्रैफिक का फ्लो है, वो यही रोड्स जो है वो इंगेज करते हैं। नॉर्मली जो सिटी की तरफ जाते हैं जैसे सदर साइड पे, तो यही रोड्स जो है वो यूज करते हैं लोग। तो यहाँ पे तमाम अमला मौजूद था, स्पेशली हमारे जो PDMA के DG हैं, DG खुद मौजूद थे, उनकी प्री वाटरिंग मशीन्स वगैरह। इस तरह दूसरे इलाकों में भी कहीं चीजें रिपोर्ट हुई हैं, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कॉल्स आई हैं, तो उसमें भी 112 की टीम टाइमली पहुंची है। मलीर में एक इंसिडेंट हुआ है कि एक फैमिली जो थी वो अंदर फंस गई थी, तो उसको विद इन जो है 30 मिनट्स और विद इन एन आवर जो है उस फैमिली को माशाल्लाह से बाहिफाजत बिल्कुल खैर खैरियत से जो है रेस्क्यू किया गया है। इस तरह कोरंगी में कुछ ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए थे, तो लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, डिवाटरिंग भी हो रही है। जहां जहां बारिश थमती है वहां हमारी मशीनरीज जो है वो डिप्लॉय हो जाती है, बिकॉज अगर आपकी बारिश कंटिन्यूसली होती है तो उसमें तो आप मशीन आपकी पानी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन जहां पहुंच जाता है बारिश में वहां पे फौरन मशीनरीज पहुंचती है। यकीनन कुछ एरियाज ऐसे होंगे कि जहां पानी अभी तक नहीं निकला है, लेकिन वी आर ऑन इट। हमारे तमाम मुतालिका जो अफसरान हैं, हमारे मेयर कराची मुफज्जल वहाब साहब भी आपने देखा होगा कि वो ग्राउंड्स पे मौजूद है, तमाम टाउन्स के चेयरमैन हैं या हमारे PDMA के लोग हैं, सॉलिड वेस्ट के लोग हैं, रेस्क्यू 112, तो तमाम लोग, हमने सिटी वार्डन्स को भी इसमें डिप्लॉयड किया है। वहाँ पर बारिश का अंदेशा है आज भी? जी आज भी है, लेकिन आज इतनी ज्यादा नहीं है, बिकॉज मैं हमारे जो मॉनिटरिंग सेल है उसमें जो मैं फोरकास्ट देख रही थी, तो हमारी ये 2 दिन ही ज्यादा थी। आज हमारी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है और इस वक्त भी बारिश नहीं हो रही है। अच्छा तहसीन साहिबा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब भी सड़कों पर मौजूद थे और अवाम की मदद के लिए, लेकिन अवाम जो है वो शिकवा गुनाह भी दिखाई दिए। वो ये कह रहे थे कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने रिलीफ कैंप्स का या कुछ ऐसी जगहों का जिक्र जरूर किया, लेकिन वो लोकेशन उसकी नहीं बता सके। उन्होंने कहा कि वो उसके बाद कुछ जाकर लोकेशन भेजेंगे, लेकिन अभी तक कुछ इस तरह से हुआ नहीं और सड़कों पर पानी उसी तरीके से अभी भी मौजूद है, जबकि बारिश अभी वहां पर रुकी हुई है। मशीनरी देखिए, एकदम से तो एक फौरन ही वो मशीनरी लगेगी और उसमें इट टेक्स टाइम कि आपकी जब मशीनरी लगती है, क्योंकि पानी आपको पता है बारिश पूरी रात बारिश हुई है, एक हमने पूरी रात विटनेस की है बारिश के, बहुत हमारे भी रोड्स बहुत ज्यादा भीग गए थे। लेकिन यही कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप देखेंगे आधा घंटे में 1 घंटे में आप अपना कैमरामैन भेजिएगा, आपको सिचुएशन बहुत बेहतर नजर आएगी। इवन के हमारे जो IG ट्रैफिक है पीर मोहम्मद साहब जो है वो खुद नोट्स में उतरे हुए थे कि ट्रैफिक की बहाली रहे, ट्रैफिक के फ्लो में कहीं पे, क्योंकि नॉर्मली होता है जब बारिश होती है पानी आता है तो उसके बाद ट्रैफिक जैम हो जाते हैं कि लोग 8-8 घंटे ट्रैफिक में जो बिल्कुल, और तमाम इदारे में सड़कों पर नजर भी आए और लोगों की मदद कर रहे थे। कल ऐसा माशाल्लाह बिल्कुल भी नहीं हुआ, ट्रैफिक का फ्लो एक दूसरे की मदद में मसरूफ हमें दिखाई दिए। खुसूसी तौर पर हमने रेंजर्स भी देखे, 112 एहलकार भी वहां पर मौजूद थे। अच्छा तहसीन साहिबा, आप जरा ये सैलाबी सूरत हाल की बात कर ले अगर, तो जिस तरीके से पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, क्या अब भी आप ये कह सकती हैं कि सुपर फ्लड का जो खदशा है वो टल गया हुआ है और ये जो जितना पानी आएगा उसे आराम से कैटर कर लिया जाएगा? देखिए अभी 5 लाख प्लस क्यूसिक पानी जो है उसने गुड्डे को हिट किया है, कि बिकॉज आपको मैंने एपिसोड में भी बात की थी कि वी वर वेटिंग कि जी पंजनत में कितना आता है, क्योंकि ट्रेमो से जो फ्लो आ रहा था, जो वॉल्यूम आ रहे थे टुवर्ड्स पंजनत, उसके बाद ही एग्जैक्ट हमारी असेसमेंट हो सकती थी कि जी गुड्डू को कितना हिट करेगा। गुड्डू को अब जो है सुबह तक की मेरे पास भी जो है वो 8:30 बजे के फिगर्स हैं, तो 5 लाख से ऊपर क्यूसिक जो है वो हिट किया है। हमारी जो इससे हमारी जो असेसमेंट है इरिगेशन डिपार्टमेंट की वो है कि शायद हम 7 to 8 के दरमियान रहेंगे, और 9 लाख पे आता है तो वो सुपर फ्लड होता है। हैविंग सेड दैट, हमारी प्रिपरेशन जो है वो सुपर की है। हमने जितने भी इंतजाम किए, भी आपके नुमाइंदे ने भी बताया कि जिस तरह से गवर्नमेंट के इंतजाम हैं, हमारी इवैक्यूएशन चूंकि पहले
1.1 मिलियन का था तो 16.5 लाख लोग जो थे वो अफेक्ट हो सकते थे। तो हमारी प्रिपरेशन तो उसी की थी, लेकिन जब तक ये फिगर्स, ये वॉल्यूम्स नीचे आए हैं तो खाली 3,24,000 लोग हैं जो कि अफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें हमारी इवैक्यूएशन भी जो है वो 2 लाख से ऊपर, बल्कि अब तो और ज्यादा हमारी एक्सपीडाइट हो गया था प्रोसेस। तो कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, वो आपके नुमाइंदे भी यही बता रहे थे बात। तो जो रेजिस्ट करके अल्लाह ने करे कोई कुछ फंस जाता है, इसको रेस्क्यू की जरूरत होती है, तो हमारे पास जो है बहुत अच्छे नंबर्स में बोर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें पाक आर्मी, पाक नेवी, PTMA, सिंध गवर्नमेंट, हम तमाम लोगों की जो एक अच्छी कोलैबोरेशन के साथ हमारे बहुत अच्छे नंबर्स हैं कि कितनी भी खुदा न खास्ता फैमिली अगर वहाँ पे फंसती है तो उनको निकालने के लिए बोर्ड्स मौजूद हैं, ऑल्टरनेट वेज मौजूद हैं हमारे पास। तो हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट है। फिर उनके रिलीफ कैंप्स हैं, उनके मेडिकल कैंप्स हैं, जानवरों की लाइफ स्टॉक की जो बात की थी, हम जो है वो 9 लाख से ऊपर जो दादू की सूरत हाल एकदम से सामने आई है, क्या यू वर एक्सपेक्टिंग इट या ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ शगाफ है जिसको पुर करने की मकामी लोगों ने खुद कोशिश की है और पानी फिर भी बाहर निकल आया और लोग मुश्किलात का शिकार हैं? जी देखिए, हमारे इनिशियली जो थे, जो 2010 का फ्लड आया था, मैंने शल पहले बात की थी कि वहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट जो थे, जो वल्नरेबल थे वो 102 थे, 102। फिर वो हमने उस पे जब काम किया, हमने उनको 6 फीट तक रेस किया, तो फिर वो रह गए थे 44। लेकिन उन 44 पे भी मुसलसल मशीनरी डिप्लॉयड थी, चाइनीज इंजीनियर्स भी थे, हमारे इंजीनियर्स भी थे, तमाम लोग डिप्लॉयड थे। अगर जो बात आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं आई फॉरवर्ड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट कि अगर इस तरह की चीजें, तो हमारी मशीनरीज डिप्लॉयड है, हमारा काम मुसलसल चल रहा है। अगर बारिश शायद हो गई हो तो थोड़ी देर के लिए काम रुका हो, लेकिन क्योंकि हमें कोई ब्रीच लगाने का भी हमारा कोई इरादा नहीं था, बिकॉज हमने उसको इतना स्ट्रेंथन कर दिया था। अपने पे सक्कर बैराज में आपने देखा होगा कि 6 गेट जो है वो रिप्लेस किए गए थे। तो इसी वजह से कि जी किसी भी तरह का ब्रीच ना हो, किसी भी तरह के लोगों को मुश्किलात ना हो। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज हुई है, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है, तो डेफिनेटली हम उनसे पूछेंगे। साहब फिर ये बताइएगा कि हेड पंचनद में जो पानी का बहाव है वो उसमें इजाफा हो रहा है, जबकि बताया जा रहा है तरीमू में कम हो रहा है, तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है, बैराजों पे क्या सूरत हाल है? नहीं देखिए, हमारी चीजें वी आर वेरी मच इन कंफर्ट जोन राइट नाउ सो फार। हमें अब तक ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, बिकॉज हम तो 1.1 1.2 की प्रिपरेशन करके बैठे हैं ना। हमने इसी तरह लोगों की हिफाजत, हमारे इन्वेस्टमेंट की हिफाजत हो, तमाम की जो असेसमेंट है वो 7 to 8 के अंदर रहेगा, इससे ज्यादा नहीं जाना है। क्योंकि आप देखें अभी भी 5 लाख क्यूसिक प्लस जो है उसने गुड्डू को हिट किया है, तो आज रात तक या कल सुबह तक जो है हाई पीक आ जाएगी। तो हाई पीक में यही एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि हमारी, क्योंकि बारिशें जो हो रही है का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो बारिशें हो रही है, इस बारिशों से फ्लड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज हमारा जो नॉर्थ है, जो गुड्डू है, वो हमारा नॉर्थ साइड पे है सिंध की। बारिशें साउथ में हो रही है, लाइक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, यहाँ पे हैवी स्पेल हो रही है, लेकिन वो बहुत हल्की बारिश है। जो हैवी मानसून स्पेल है वो साउथ में आ रहे हैं, कराची जो अर्बन एरिया करे कि हालात ऐसा लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। बारिश की वजह से आप एक्सपेक्ट करें कि 7 से 8 लाख क्यूसेक की पानी तक आए, तो अल्लाह करे कि हालात ऐसे रहे। बहुत शुक्रिया सईदा तहसीन आबदी साहिबा, तर्जुमान वज़ीर आला सिंध, हमारे साथ मौजूद थी, और क्या सिचुएशन है इस वक्त सिंध भर की वो हमारे साथ शेयर करें। इरफान अली काठिया साहब ने बताया है, जो DG PDM में पंजाब हैं, कि अब कोई जो बारिशों का सिलसिला नहीं आएगा और अब किसी रैले की तवक्को भी नहीं की जा रही, तो उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद की 18 साल मुसन्निफा मलाइका नवाज से आपको मिलवाते हैं, जो इतनी छोटी सी उम्र में 10 से ज़ायद किताबों की मुसन्निफा हैं और कई कौमी और बैन अवी अवार्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। उनकी किताब द साइलेंस ऑफ एवरीथिंग को लेगेसी ऑफ लिटरेचर 2025 अवार्ड से भी नवाजा गया है। और मलाइका शायरी समेत समाजी इशूज़ पर लिखने में महारत रखती हैं। मजीद मलाइका कौन कौन से बड़े और नामवर मुसन्निफीन को पढ़ती हैं, किन से मुतासर होकर उन्होंने ये किताबें और शायरी तहरीर की हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। मलाइका हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलाइका, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मलाइका, सबसे पहले तो ये बताएं कि किस क्लास में आप पढ़ती हैं, और ये जो बुक्स लिखने का और इतनी अर्ली एज में लिखने का शौक़ है, ये आपको कब से पैदा हुआ और कब से लिख रही हैं आप किताबें? आई एम स्टडिंग मेडिकल, BSc इन डर्मेटोलॉजी, और राइटिंग मैंने स्टार्ट की थी अर्ली एज से, 12-13 से, और 17 में अपनी पहली बुक पब्लिश की थी। राइट। तो मलाइका, इतनी छोटी सी उम्र में किसी ने आपको गाइड किया या आपकी इंक्लिनेशन पहले से थी लिखने की तरफ? पहले से इंटरेस्ट था, डिफरेंट राइटर्स को पढ़ के उनकी
राइटिंग को पढ़ के शुरू से इंटरेस्ट था लिखने का, तो इसलिए। अच्छा, तो इन डिफरेंट राइटर्स का भी बताएं, किन से आप इंस्पायर हुई, किन से आपने मोटिवेशन ली, और ख़ासतौर पर पोइट्री में वो मोटिवेशन आपको किससे मिली? पाकिस्तानी राइटर्स भी हैं, इंटरनेशनल राइटर्स भी हैं। पाकिस्तानी जॉन एलिया है, नासिर काज़मी है, इंटरनेशनली फ्रांस कफ्का है, दोस्तोयेव्स्की है, जापानीज राइटर है, मुराकामी है, काफ़ी हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ। अच्छी बात है। और वैसे आपके पसंदीदा राइटर कौन? पाकिस्तानी जॉन एलिया। जॉन एलिया, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर लोग जो हैं एआई से किताब पढ़ने को तरजीह देते हैं, और बहुत से जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो मुसन्निफीन हैं आजकल एआई से मदद भी हासिल कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बेसिकली एआई कभी भी राइटर्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि एआई का दौर है तो कोई भी एआई से नॉवल लिखवा ले, शॉर्ट स्टोरी लिखवा ले। तो बेसिकली राइटर एक ह्यूमन राइटिंग और एआई राइटिंग में बहुत फर्क है, इमोशंस का फर्क है। एआई इमोशंस को उतना बेटर एक्सप्लेन नहीं कर सकता जिस तरह एक ह्यूमन राइटिंग में एक राइटर एक्सप्लेन कर सकता है। सो मेरे ख्याल से एआई कभी भी राइटिंग को रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा मलाइका, ये बताएं कि खुसूसी तौर पर अगर हम पाकिस्तान में देखें तो किताब कल्चर ख़त्म हो रहा है काफ़ी हद तक। आपको क्या लगता है इसकी मेजर रीज़न क्या है, और किताब का जो कल्चर है उसका होना, या जो बुक रीडिंग का शौक़ है जो हमारी यूथ है उसमें होना बेहतरी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में ये वाकई में ख़त्म हो रहा है। इसमें सबका इक्वल रोल है, स्टूडेंट्स का भी रोल है, गवर्नमेंट का भी रोल है कि स्टूडेंट जो है वो एकेडमिक्स बुक्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। लेकिन इतना टाइम होता है उन बुक्स को पढ़ने के बाद भी इतना टाइम होता है कि आप जो है वो दूसरी नॉलेज हासिल करने के लिए और बुक्स को भी पढ़ें। और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है वो डिफरेंट कंट्रीज में लाइब्रेरीज इंस्टॉल करें, और जैसे बाकी लेक्चर्स होते हैं एकेडमिक्स बुक्स के, इसी तरह देयर शुड बी 1 to 2 आवर फॉर द बुक राइटिंग, ताकि इससे आपका फायदा, इससे आपको नॉलेज ज़्यादा होता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो ये ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे आपको नहीं लगता ये बड़ा कॉन्ट्ररी सा है कि मेडिकल आप पढ़ती हैं और फिर आप अदब से ताल्लुक़ है आपका, आप इतनी सारी किताबें लिख चुकी हैं? बिल्कुल फर्क तो है, लेकिन इंटरेस्ट है ना, जब आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है, चाहे वो बिल्कुल डिफरेंट चीज ही हो, तो बंदा। अच्छा मलाइका, पढ़ाई भी मुश्किल है, मेडिकल आप पढ़ रही हैं डेफिनेटली मुश्किल है, उसके साथ साथ जो काम आप कर रही हैं वो भी मुश्किल है, वो भी टाइम टेकिंग है, उसके लिए भी फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम कैसे मैनेज करती हैं? खुद ही मैनेज हो जाता है, लेकिन बुक राइटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप सिर्फ बुक को लिख रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बुक की एडिटिंग, प्रमोशन, वो सब कुछ, काफ़ी सारे इसके अंदर और स्टेप भी आ जाते हैं। सिर्फ बुक राइटिंग नहीं है, तो और स्टडीज के साथ इसको मैनेज करना मुश्किल है, लेकिन जब शौक हो तो खुद ही टाइम निकल जाता है। और कोई पैगाम देना चाहें हुकूमत को या पढ़ने वालों को? बिल्कुल, मेरा मैसेज है फॉर द पीएम एंड द सीएम के, जैसे कि दे आर डूइंग डिफरेंट इनिशिएटिव, एनवायरनमेंट से रिलेटेड फ्लड इनिशिएटिव हैं, और इसी तरह यूथ से रिलेटेड है, लैपटॉप स्कीम्स वगैरह, और यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। सो देयर शुड बी समथिंग फॉर द राइटर्स एज वेल, कि उनके लिए दे शुड एक्नॉलेज देम, इनकरेज देम बाय एनी वे व्हिच इज कन्वीनिएंट फॉर देम, कि उनको उनसे मिल के करें या किसी भी तरह उनकी जो है वो उनकी भी ज़रूरियात को सुने, और पाकिस्तान में भी बुक कल्चर इसी तरह प्रमोट होगा। बहुत शुक्रिया। मलाइका नवाज हमारे साथ मौजूद थी, हमारी छोटी सी मुसन्निफ़। किस तरह उन्हें लिखने का शौक़ हुआ और किस तरीके से वो लिख रही हैं, अपना जर्नी हमारे साथ शेयर करी थी। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर जरा बात करते हैं इसराइल की कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर हमास रहनुमाओं पर बमबारी की और खलीलुल हया खालिद मिशेल समेत मुतादिद रहनुमाओं की शहादत का दावा कर दिया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ये कहना है कि हमने कार्रवाई शुरू की और हम ही जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन हमारी मनसूबाबंदी और निगरानी में मुकम्मल किया गया, ताहम हमास ने किसी भी रहनुमा के शहीद होने की तरदीद कर दी है। इसराइली हमले के बाद हमास ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया
का तर्जुमान हमास के मुताबिक हमले का मकसद जंगबंदी और कैदियों के तबादले की कोशिशों को नाकाम बनाना है। और इसराइली मीडिया के दावे की तरदीद करते हुए तर्जुमान ने कहा कि हमास की आला क़यादत इसराइली हमले में महफूज रही। खलीलुल हया के जो बेटे हैं और एक साथी समेत 6 अफराद शहीद हुए हैं। एक कतरी अफसर भी शहदा में शामिल है। कतरी वजारत खारजा ने इसराइली हमले की मजम्मत की है और उन्होंने ये कहा है कि इसराइली जारियत बर्दाश्त से अब बाहर है। हमला कतर की खुद मुख्तारी की तौहीन है। इसराइल को इसके नताइज भी भुगतना होंगे। दोहा पर इसराइली फ़ज़ाई हमले के बाद फिर आलमी सतह पर शदीद रद्द अमल भी सामने आया है। दुनिया भर के रहनुमाओं ने इसे बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और खित्ते के अमन के लिए खतरा भी करार दे दिया है। जबकि व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने बताया कि इसराइल ने हमले से पहले अमरीका को आगाह किया था। अमरीका ने कतर को यकीन दहानी कराई दोबारा ऐसी कार्रवाई नहीं होगी। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता किया, दोहा पर बमबारी की मजम्मत भी की और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि हमला कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने यह कहा कि जो कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी हुई है वो नाकाबिल कबूल है। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने सलामती काउंसिल से किरदार अदा करने का मुतालबा भी कर दिया। जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमीर कतर से राबते में मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया और कहा कि हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और ईरान, तुर्की, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी हमले की शदीद मजम्मत की है। इस पर हमने बात करनी है। सीनियर अरब सहाफ़ी खालिद अलमीना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खालिद साहब, यानी जो जी खालिद साहब, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे कि एक ही सरजमीन थी जहां पर मुज़ाकरात जारी थे और वो थी कतर की सरजमीन। यहाँ पर इसराइल ने हमास पर हमला किया है। इससे एक अलामती तौर पर एक स्टेटमेंट भी इसराइल ने दी है कि वो अब शायद कोई मुज़ाकरात नहीं चाहता है, क्योंकि यही जो मुल्क था वो सालसी का किरदार अदा कर रहा था और आपने उसी की सरजमीन पर हमास को निशाना बनाया। तो अब तो मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश आपको लगता है बाकी रहेगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये आप जानते हैं ये नेतन्याहू जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हुआ और उनके पास ये जो हैनिबल डायरेक्टिव है कि वी डोंट टेक द प्रिजनर्स। मेरे ख्याल में एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि ये जो मुज़ाकरात और नेगोशिएशंस जो है वो बंद हो जाएंगे या डिले हो जाएंगे। आप देखते हैं जब भी हमास या PLO कहते हैं कि वी आर रेडी फॉर नेगोशिएशन, कोई ना कोई इंसिडेंट होता है। हम तो सब गजा पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो हालात वेस्ट बैंक, ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में, इट इज़ वर्स देन, गेटिंग वर्स देन गजा। तो ये मेरे ख्याल में जब तक नेतन्याहू है और जब तक इनको इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रहा है वाइट हाउस से और अमेरिका से और ये दूसरे यूरोपियन कंट्रीज, तो मेरे ख्याल में ये कभी नहीं रोकेगा। ये सब जिसको कहते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, ये रोना, आप देखें उन्होंने फ्लोटिला को मारा, ये जो सब आए। सो आई डोंट थिंक सो इसराइल वांट्स पीस एज लॉन्ग एज ये आदमी है। लेकिन इसराइली सोसाइटी इतने खराब हुए कि 78% वांट टोटल जेनोसाइड। लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट इसराइल, जो रिस्पॉन्स अरब नेशंस का था, एंड आई एम सॉरी टू से, वाज नॉट स्ट्रॉन्ग। हम नहीं कहते कि आप इनके साथ लड़ो, बस एटलीस्ट यही जानना चाहते हैं कि जो रिस्पॉन्स था वो जब ईरान की जानिब से हमला किया गया, बताकर किया गया, इस तरह से जिस तरह से इसराइल ने किया वैसे नहीं किया उन्होंने, तब भी रिस्पांस बहुत शदीद आया था तमाम अरब ममालिक की तरफ से भी और बाकी दुनिया की जानिब से भी। लेकिन इस बार जो है रिस्पांस आने की बजाय कतर से ही राब्ता किया जा रहा है और उनको यकीन दहानी कराई जा रही है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। नहीं, यही तो है ना कि आई मीन इंसान देखें कि वो अमेरिकन्स न्यू अबाउट इट, और अभी जब ये आपके जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए आदमी, उन्होंने कहा कि इट विल नॉट हैपन अगेन, डिस्पाइट उसको एक $450 मिलियन का तोहफा मिला, वो बोइंग। सो यू डोंट नो, कंफ्यूजन अरब वर्ल्ड में इतना कंफ्यूजन हो रहा है आजकल कि नोबडी नोज व्हाट टू डू। आप देखते हैं कि एड नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। अभी ओके 2-3 मुल्क हैं, कुवैत एक मुल्क है, सऊदी अरब है, दीज आर द 2 countries only that are trying। अब ये जो लिप सर्विस देते हैं कि हमने ये किया, वी आर कंडेमिंग तो 50 साल से अरब ममालिक कंडेम कर रहे हैं।
unless there is a concerted plan, एक पूरा coordination होएगा, total coordination, how to challenge इनके narratives जो है, because ये media is very important, और इनके साथ यानी अफसोस की बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग अरब ममालिक से ज्यादा कंडेम कर रहे हैं। अच्छा, और खालिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि कतर पर जो हमले का फैसला था वो इसराइली वजीर आजम का था, मेरा नहीं। तो इस सिचुएशन में आपको लगता है कि अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर या उसकी मदद के बगैर ये अटैक इसराइल कर सकता था? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहले तो उसने कहा कि आप देखिए जो डबल स्पीक जिसको कहते हैं, हम एक चीज बोलते हैं 5 मिनट के बाद दूसरी। फर्स्ट उसने कहा कि हमको नहीं मालूम, फिर उनकी वो लेविट जो स्पोक्समैन है, शी सेड दैट दे वर इन्फॉर्म्ड 10 मिनट्स, और फिर उन्होंने कहा कि हम कतर को बोल रहे हैं। सो आप इतना कंफ्यूजन हुआ इनके बातों में कि नोबडी बिलीव्स। मेरे ख्याल में इट वाज अ प्लान्ड अटैक, और शायद इसराइलियों ने कहा उनको 10 मिनट के पहले या 5 मिनट के पहले। लेकिन जैसे मैं आपको कहता हूं कि इसराइल में इतनी हेट्रेड है, इतनी एक्सट्रीमिज्म हुई है, कभी आलम इस्लामी में नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो हमारे पास इसराइल ऑन वन साइड, आपके जो हमसाया हैं ईस्ट में, उन्होंने उनके, अगर आप मीडिया देखेंगे, बिकॉज आई फॉलो, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी तो काफी चैलेंजेस हुए हैं आलम अरबी को, वेस्ट से और ईस्ट से भी। आप समझ गए। तो खालिद साहब, ये चीज जानना इस वक्त बड़ा जरूरी है कि इस सारी सूरत हाल में कतर का रिस्पांस क्या होगा? अभी मैं क्या बोलूं, कतर ने कंडेम किया, बोला मिलिट्री रिस्पांस तो हो नहीं सकता है। अब मालूम नहीं है क्या होगा कि whether they will stop the negotiations, but Qatar is doing it और in a fair manner के ये जो गज़ा में जेनोसाइड, जो हॉलोकॉस्ट, जो कत्ले आम हो रहा है, कभी हमने जिंदगी में नहीं देखा कि ये हमारे सामने लाइव डेथ्स और कंसंट्रेशन कैंप, नेवर। रिस्पांस अभी कल देखते हैं 2-3 दिन में क्या रिस्पांस होगा। बस इन ऑल ऑनेस्टी मैं खुद सोच रहा था एक ऑप एड लिखूं कि देयर कैन बी नो पीस विद इसराइल जब तक ये ज़ायनिस्ट फोर्सेस ये जब चले जाएंगे। बिलीव मी, आई डोंट थिंक सो। और मैं आपको ये भी कहता हूं कि नो एनालिस्ट कैन प्रेडिक्ट एनीथिंग। जो आपको बोलेगा हम जानते हैं क्या होगा 2 दिन के बाद, आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल वो बदल जाएगी सूरत हाल। तो इस वक्त बड़े तनाव में है अरब ममालिक, और आपने जिसका पहले भी जिक्र किया कि अभी किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। तो कोई लायामल, कोई स्ट्रेटजी किसी भी तरह की नहीं है अरब ममालिक के पास आपको जो दिखाई दे रही हो, जिसके जरिए इनको रोकना तो दूर की बात है, मुजम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं वो। वल्लाह साहब, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि यानी सजदे में मैं दुआ करते हुए बोलता हूँ कि अल्लाह, वी हैव नो वन एक्सेप्ट यू, नोबडी नोज एनीथिंग। किसी को कुछ मालूम नहीं है क्या होगा, क्या रिस्पांस होगा, क्योंकि एवरी डे ये इसराइल नए चीजें कर रहे हैं। आप खुद देखिए 49 कंट्रीज से फ्लोटिला आया, उनको ड्रोन से मारे, केमिकल्स फेंका, कल उनके ऊपर एसिड फेंके। Nobody is doing anything। बिल्कुल। तो ये क्या हो रहा है, क्या जादू है? नेतन्याहू को लेकर जो बातें हो रही थी, और कई बार उनको ये हुकूमत गिराने की बातें हुई, उनको हुकूमत से निकालने की बातें, और जब भी ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई कार्रवाई सामने आ जाती थी, तो आपको लगता है कि मुज़ाकरात की टेबल पर हमास का आना मसला है नेतन्याहू के लिए, या अपनी हुकूमत बचाना मसला है? क्योंकि आपने जिक्र किया कि अगर ये चली जाती है तो उस सूरत में कुछ बेहतरी आ सकती है। यस, बट नॉट सो मच। लेकिन अगर ये बदमाश निकल जाएगा हुक्म से या चले जाएगा या कुछ भी हो इसको, सो आई थिंक देयर विल बी सम नेगोशिएशंस। क्योंकि आप ये देखिए कि जब इनके ईरान के साथ इन्होंने टक्कर किया तो जो रॉकेट्स वहाँ गिरे तो वो खुद नेतन्याहू को गाली देने लगे। परसों हमास ने रॉकेट्स भेजे, कुछ हो रहे हैं। सो इसराइलीज आर नॉट हैप्पी। हम ये लोग सोचते थे पहले अरब वर्ल्ड में इसराइली आर्मी इज इनविंसिबल, गलत। 1973 में जब इजिप्शियन ने क्रॉस किया और मार खा रहे हैं। इसराइल एग्जिस्ट ओनली जो फायर पावर और इनको मिलिट्री माइट मिलती है वेस्ट से। जैसे आपने देखा वो ये ऋषि सुनाक जब आए थे प्लेन में, रैम्बो की तरह ये ऋषि सुनाक RSS वाले। सो ऑल दीज पीपल
they are with them. Without US firepower, without full support. अब ये भी खबर हमने पढ़ा वेस्टर्न सोर्सेज के, इनको जो refueling, who has refueled them when they came to Qatar? तो आप देखिए, you are not fighting Israel, आप इनको, लेकिन फिर भी आलम अरबी अगर एक concerted effort करे, nobody says Arab unity, लेकिन वो एक प्लान करे, बॉयकॉट करे, इनको मना करे, समझे, तो इट विल हैव सम इफेक्ट। यानी बिल्कुल, और सिर्फ अगर बात बयानात तक ही रहेगी तो कोई असर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया खालिद अल-मईना साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर अरब सहाफ़ी हैं, और इसराइल का जो जंगी जुनून है वो किसी सूरत कम नहीं हो रहा और तमाम आलम इस वक्त खामोश तमाशाई बना हुआ। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट माइंड मैटर्स शामिल करते हैं। नदीम खावर और वकार अहमद मलिक गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे मुल्क के हुस्न की और पहाड़ी इलाकों के हुस्न की, तो ये चलते देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। मेरे साथ नदीम खावर साहब बैठे हैं, पाकिस्तान के बहुत मशहूर फोटोग्राफर हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत को उन्होंने चुना और फिर तमाम मौज़ूआत के साथ इंसाफ किया, अपनी तस्वीरों में ज़िंदगी को लेके आए और बज़ाहिर साकिब तस्वीरें जो हैं वो ऐसे लगता है जैसे कोई फ़िल्म है, ऐसे लगता है जैसे कोई मूवी है जो चल रही है, पूरी की पूरे अफसाने हैं, एक पूरी तस्वीर जो है पूरी पूरी कहानी बताती है। इन तस्वीरों के जो खालिक हैं नदीम खावर इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं, और आज का जो हमारा मौजू है नदीम साहब आपकी फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से वो है हुंजा। अब हुंजा को जब आप एज अ फोटोग्राफर मौजू चुनते हैं तो ये बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है ना, कि कल्चर है, वही कलर ऐसी पूरी डायमेंशन है हुंजा की, ब्लॉसम है एक अलग से डायमेंशन है, ऑटम है अलग से है, समर है अलग से है, विंटर है अलग से है, वाइल्ड लाइफ अलग से है, मतलब हर तरह का पर्सपेक्टिव है। फिर जो सफ़ेद पहाड़ हैं आसपास 7,000 उनकी अलग से। तो हुंजा को जब आपको हुंजा की किस डायमेंशन ने ज़्यादा फैसिनेट किया और ज़्यादा काम आपने उस पर किया? बेसिकली तो हुंजा में अगर कहा जाए तो एक एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफी इसका फर्स्ट लव कह सकते हैं आप। ठीक है, एक ऐसी जगह। और फिर हुंजा मैं इतनी बार गया, वहाँ पे इतने सारे दोस्त मिले, तो ऐसे ही लगता था जैसे मैं अपने दूसरे घर में हूँ। ये हुंजा वालों की ये मोहब्बत है कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें जब भी गए अकोमोडेट किया, हर तरह की सहूलत दी, और बड़ा मैं लकी फील करता हूँ उस जगह पर जाकर। तो जब फर्स्ट टाइम जब मैंने हुंजा को विजिट किया था ना, तो एक फील आई थी कि एक ऐसी जगह है जहां आप जस्ट बैठ जाओ और चारों तरफ आपके 360 डिग्री पे 7,000 प्लस माउंटेन्स की एक लाइनें लगी हुई। सही बात। तो खैर हर साल जाते थे, फिर आहिस्ता 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 पता चला कि यहाँ जो भी आप देख रहे हैं इससे आगे भी बहुत कुछ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मैडो में जाते हैं तो वहाँ एक नई दुनिया, बिल्कुल, और फिर आप किसी और मैडो में जाते हैं, कोई पास करते हैं, तो हर जगह पे एक नई स्टोरी, नई एक दुनिया नजर आएगी, नई जो एक पर्सपेक्टिव हर माउंटेन का। फॉर एग्जाम्पल समटाइम मैं सोचता हूँ कि नगर वाले थोड़े से बदकिस्मत हैं कि राका पोशी उनके पास है, दीरान उनके पास है, और वहाँ पे गोल्डन पीक उनके एरिया में है, लेकिन सारे टूरिस्ट जो हैं वो हुंजा में बैठ के देख रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक। लेकिन वहाँ से बैठ के जो आपको व्यूज नजर आते हैं इन तीनों माउंटेन के, स्पेशली फॉर एग्जाम्पल आप करीमाबाद में है, ऊपर बैठे हैं, कहीं भी होटल के टेरेस पे बैठ जाते थे, सामने अर्ली मॉर्निंग से लेकर शाम तक उसके व्यूज आप देखते रहते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है और ये एज है। अच्छा, आपने उसमें इसका मतलब है कि जो ऊपर बर्फानी चोटियाँ हैं उनको भी मौजू बनाया आपने, उनकी भी तस्वीरें लेते रहे, फिर कल्चर को भी मौजू बनाया। तो कल्चर का जब आपने मौजू बनाया तो फिर आपने ये नहीं आपने आपकी कोशिश थी कि पुराना जो कल्चर है हुंजा का वो तस्वीरों में किस तरह महफूज हो जाए? देखिए मैंने तो इतना काम किया हुआ है कि आप तो हार्ड डिस्क जो है ना फाइल, क्योंकि ये टाइम के हिसाब से इसमें इतना ज़्यादा हम डिटेल में या नहीं बता सकते, इतने फोटोज भी नहीं दिखा सकते। तो मैंने हर पर्सपेक्टिव पे उस वहाँ पे काम किया, हेरिटेज से लेके माउंटेन्स का, इवन के फर्स्ट कैंप तक भी जाना, यहाँ पे मुख्तलिफ पासेस को क्रॉस करना। तो हुंजा पे मैं क्यों आपको बताया कि मेरा ये फर्स्ट लव कह सकते, तो मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। अब यहाँ पे चंद एक फोटोज जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप नाज़रीन को भी दिखाएंगे तो सारा देखें। सबसे पहले तो जो फैसिनेटिंग चीज़ है वो बलतक फोर्ट है। जी बिल्कुल ऐसे। जब आप शाम के वक्त वहाँ पे जाते हैं, उनकी लाइट्स ऑन होती हैं और पीछे जो माउंटेन्स नजर आते हैं, तो वो एक बड़ा ड्रामेटिक अजीब ड्रामा क्रिएट होता है। फिर वहीं अगर आप बलतक फोर्ट के ही
बाहर लॉन में खड़े हो तो सामने राकापोशी पे सनसेट होता नज़र आप देखें। इसमें एक फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बलतत फोर्ट की छत पे था तो वहाँ पे जो बलतत टावर है उसकी फ़ोटो बना रहा था, तो शाम के वक्त एकदम ऐसी गोल्डन लाइट और कुछ क्लाउड्स आए कि मेरे ख्याल में ज़िंदगी का एक बेहतरीन फ़ोटो वहाँ का मैंने वो कैप्चर किया। इस तरह जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे टाइम देता हूँ तो कोई ना कोई एक अच्छा फ़ोटो दो मिलते हैं, क्योंकि वहाँ बेसिकली तो है ही बहुत कुछ, लेकिन जब टाइम दे के शाम में मॉर्निंग में करते हैं एज अ फोटोग्राफर आपको लाइट जो है, एक तो लाइट है ना ऑटम की, वो मतलब ऐसी कोई यानी ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन ही गोल्डन लाइट है। आपको मौसमों में सबसे बेस्ट लाइट कौन सी लगती है? देखिए वही दो चीज़ें हैं, अगर आप मार्च अप्रैल में जाएं या सितंबर अक्टूबर में जाएं तो एंगल ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली वही होता है, लेकिन जब आप अक्टूबर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ा एज मिलता है जो खज़ां का एक एज होता है। खज़ां में हर जगह सुरख येलोश पत्ते, फिर बीच में सब्ज़ दरख्त, तो एक बहुत अच्छा गुलदस्ता बनता है, कलर्स का एक बंच बनता है जो कि आपकी फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पीछे वाइट पहाड़ मिल रहे हैं, स्नोफॉल कैप्ड सारे माउंटेन, और फ्रंट पे आपको खज़ां मिल रहे हैं, तो ये एक डेप्थ बहुत क्रिएट करता है, इसलिए ये मौसम सबसे एक बच्चे की तस्वीर आपकी बड़ी मशहूर है, ब्लैक एंड वाइट ग्रे, वो एक खिड़की से झांक रहा है। ये कहाँ है? अल्तिद फोर्ट, ये अल्तिद की है। अल्तिद फोर्ट के वो गांव के करीब गए रहे थे तो सडन उसने वहां से झांक के तो देखा, तो जब मैं फोटो बना रहा था फिर उसकी एक ऐसी स्माइल कैप्चर हो गई कि जो बहुत ज्यादा दिलचस्प। क्या वजह है? ये टेक्निकलिटी मैं नहीं जानता, बट इसको आपने ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट क्यों किया? ज्यादा था। हाँ, कलर्स की एक अपनी खूबसूरती है, लेकिन समटाइम कुछ पोर्ट्रेट्स ऐसे भी हैं जो ब्लैक एंड वाइट में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट की भी एक अपनी दुनिया है, उसके इतने काम हुआ है फोटोग्राफर ने ब्लैक एंड वाइट पे किया, तो समटाइम कुछ ऐसे शेड्स जो ग्रे शेड्स हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कलर से। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया नदीम खावर साहब। नाज़रीन, बात यह है कि हुंजा में तो फोटोग्राफर्स पूरी दुनिया के हैं और पाकिस्तान के बहुत से फोटोग्राफर्स जाते हैं, और जिस तरह नदीम खावर साहब ने कहा कि वो एक पहली मोहब्बत है हुंजा, और उसकी वजह यह है कि आपको इतने पर्सपेक्टिव्स देता है कि और आपको कुछ ज़्यादा यानी तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता, यानी उसी वैली में रहते हुए कई चीज़ें आपको बहुत सारी अच्छी मिल जाती हैं। कल्चर भी है, फिर शायद सबसे बड़ी बात मेहमान नवाजी है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मिल मिला के हुंजा को बहुत ही एक्सेप्शनली, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल जगह बताती हैं। हुंजा जो है, हुंजा की जो फोटोग्राफी है उसके हवाले से भी हम बातचीत मज़ीद जारी रखेंगे, क्योंकि हुंजा जो है फिर अपर हुंजा है, फिर सेंट्रल हुंजा है, इसी तरह चुपरसा में आप चले जाते हैं तो बिल्कुल आपको लगता है जैसे सारी दुनिया मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है। किसी भी दरे में घुसते हैं, किसी भी गॉर्ज में जाते हैं या किसी भी नाले में जाते हैं तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं, सारा पर्सपेक्टिव जो है वो सारा चेंज हो जाता है। हुंजा की फ़ोटोग्राफी के हवाले से भी हम मज़ीद भी बातचीत करेंगे, और मुख्तलिफ और जो मौज़ूआत जिसमें नदीम खावर साहब ने काम किया है उन पर हमारी बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। नाज़रीन, ज़राई मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान की जो मईशत है उसका बड़ा दारोमदार किसानों और उनके मवेशियों पर है, मगर जब कभी भी बारिशें होती हैं, सैलाब की तबाहकारियाँ सामने आती हैं तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है इन्हीं किसानों को उठाना पड़ता है। हज़ारों जानवर पानी की रैलों में बह जाते हैं या अपने मालिकान से बिछड़ जाते हैं। ऐसे हालात में किसानों की बरसों की मेहनत और सरमाया लम्हों में ख़त्म हो जाता है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि कराची के एक नौजवान है, इंजीनियर और रिसर्चर ने एक शानदार कदम उठाया है। उन्होंने एक मुनफरिद मसनूई ज़हानत पर मबनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम एनिमल पासपोर्ट रखा गया है, जो मवेशियों को खो जाने के बाद दोबारा तलाश करने में किसानों की मदद करेगी। और ये ऐप जानवरों की ना के मुनफरिद जो पोर पैटर्न्स हैं उनको स्कैन करके हर जानवर को एक डिजिटल शिनाख्त फराहम करती है, और इस तरह अगर कोई जानवर गुम हो जाता है तो उसे इसके असल मालिक तक पहुंचाया जा सकता है उसे स्कैन करके। अब तक 10,000 से ज़्यादा जानवर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ट्रायल्स में ये टेक्नोलॉजी 99.9% दुरुस्त साबित हुई है, कामयाब रही है, और ये ऐप मुल्क भर में बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही है ताकि किसान अपने मवेशियों को बर वक्त रजिस्टर करवा सकें और कुदरती आफात के वक्त अपने नुकसान को कम कर सकें। इस पर हमने बात, इस जबरदस्त काविश पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस शानदार मंसूबे के बानी जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ये इनकलाबी कदम उठाया है, अब्दुल बासित कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल बासित, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आइडिया आपको कैसे आया एनिमल पासपोर्ट ऐप बनाने का? बड़ा डिफरेंट आइडिया है। हमारे साथ हमारी जो टीम है
हम बेसिकली, हमारे एक साथी हैं सैयद उमैद अहमद, तो हम दोनों बेसिकली हम दोनों ने एक हादसा जो है फेस किया था कि गाय की चोरी का। ये 2021 से पहले की बात है, जब हमने इसके ऊपर रिसर्च जो है वो करना शुरू भी नहीं की थी। तो बेसिकली इस आईडी के पीछे जो है एक पूरी रिसर्च है, जो हमने 2 साल रिसर्च करी है इसकी, और हमने 8000 जानवरों के ऊपर रिसर्च करी है, जिसके बाद हमने ये मालूम किया कि हर गाय का जो नोज पैटर्न है वो मुनफरिद है हर गाय से। तो जब हमें ये मालूम हुआ तो फिर हमने अपनी रिसर्च को इंटरनेशनली पब्लिश करा, इंटरनेशनल जर्नल डेटा इन ब्रीफ के अंदर। जब हमें जब वो अप्रूव होके हमारे पास क्या कहते हैं वापस आया, तो फिर हमने एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन का इंतखाब किया और हमने फिर वो गूगल प्ले पे अपलोड करी। असल में हमने जब सोचा था कि हम इससे सिर्फ गाय की चोरी जो है उसको रोक टोक लगाया जा सकता है, इसमें सेल एंड परचेज पे लिमिट लगाई जा सकती है, लेकिन जब बाद में मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जो गाय को पहचानने का काम किया जाता है वो ईयर टैगिंग से किया जाता है। उनके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम का इंतखाब किसी ने नहीं किया। हम लोगों ने इस सिस्टम को बनाकर इस पूरी दुनिया के अंदर लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं। एक टैगिंग सिस्टम को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और क्या कहते हैं बायोमेट्रिक सिस्टम को हम क्या कहते हैं पुश कर रहे हैं। जिस तरह इंसानों के अंगूठे से उनकी पहचान की जाती है आज पूरी दुनिया के अंदर, उसी तरह हमें भी जानवरों की जो अल्लाह ताला ने पैटर्न्स दिए हैं, हम अगर गाय की बात करें तो उसके नोज पैटर्न पे है, अगर घोड़े की बात करें तो भी उसके नोज पैटर्न पे, अगर हम डॉग की बात करें तो भी उसके नोज पैटर्न पे, कैट की बात करें तो भी उसके नोज पैटर्न पे। राइट। तो इस तरीके से जी आपने इस तरीके से तमाम जानवरों की शनाख्त का ये जो है एक अमल बनाया है। तो ये मुझे बताएं कि आपने कैसे ये सोचा, क्योंकि क्या आपके पास काउज हैं, ये काउ स्पेसिफिक है या तमाम जानवरों के लिए है कि उनके नोज पैटर्न्स को जो है रीड कर सकता है ये, और क्या आप खुद भी एक एनिमल लवर हैं? जी बिल्कुल, हम लोग, मैं, मेरे वालिद साहब जो है शुरू से जानवरों से बड़ी मोहब्बत करते आए हैं। फिर हमारे जो साथी हैं वो भी माशाल्लाह से वो इंसानों के लिए भी वो दर्द रखते हैं, जानवरों के लिए भी दर्द रखते हैं, और हम दोनों जो हैं KG1 के साथी हैं। तो एक ही जगह से क्या कहते हैं हम दोनों साथ बड़े हुए। तो बेसिकली ये सॉल्यूशन जो है वो काउ स्पेसिफिक है। हमने जो पहली रिसर्च करी है और जो पब्लिश करी है वो हमने काउ स्पेसिफिक की है, जो कि हमने 8000 काउस के ऊपर रिसर्च करी थी। तो हमें ये मालूम हुआ था कि सबके नोज पैटर्न मुख्तलिफ है। अच्छा, 8000 पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और रिजल्ट्स जो थे 99.9% जो थे वो दुरुस्त थे। अच्छा अब्दुल बासित, एक तो ये कि इससे चोरी शुदा जो जानवर हैं वो कैसे बरामद किए जा सकेंगे इस ऐप के थ्रू, ये भी ज़रा हमें डिटेल से बताइएगा। अच्छा, बेसिकली जब एक इंसान जब नादरा से पहचाना जा सकता है, उसके अंगूठे की जो नक्श है उसके हिसाब से नादरा बता सकता है कि ये इंसान मतलब ट्रेस कर सकते हैं। बेसिकली हमने क्या इनेबल करी है, हमने ट्रेसेबिलिटी इनेबल करी है कि हम एक जैसे नादरा एक इंसान को ट्रेस कर सकता है, वैसे ही हम एक जानवर को ट्रेस कर सकते हैं उसके नोज पैटर्न से। अब वो सिचुएशन चोरी की हो, अब सिचुएशन सेल एंड परचेज की हो, अब सिचुएशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हो, अब सिचुएशन जो है वो अगर फ्लड की हो, तो हम उसको पहचान सकते हैं। अब हम रिलाय नहीं कर सकते एयर टैगिंग के ऊपर, जो कि रिप्लेस कर दी जाती है, जो कि फेक। तो उसके लिए जरूरी है कि वो जो जानवर है वो इस ऐप पर रजिस्टर्ड भी हो। एग्जैक्टली जिस तरह हम नादरा में रजिस्टर्ड होते हैं, इसी तरह आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एनिमल पासपोर्ट के नाम से ये एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें और इसके अंदर अपने आप को एज एन ऑनर रजिस्टर करें। फिर उसके बाद जाकर आप इसमें कैटल्स को 1 by 1 उसकी नोज पैटर्न से रजिस्टर कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी जानवर उस काऊ के नोज को स्कैन करता है एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन से, वहां पर आप
आपको पता लग जाएगा ये जानवर किस मालिक की मतलब किस मालिक का पहले से अमल किया जा रहा था जिससे शनाख्त की मुमकिन बनाई जाए, जैसे आपने बताया टैगिंग है, तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसका सक्सेस रेट उससे ज्यादा है? एग्जैक्टली बेसिकली टैगिंग सिस्टम जो है ये एक ऐसा है कि ये रिमूवेबल और टेम्पररी आइडेंटिटी कह सकते हैं आप इसको। ये वो सिस्टम है जो कि फेक किया जा सकता है, ये चेंज किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब इसको कॉपी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर जब गाय की इंश्योरेंस करता है और उसको इंश्योरेंस करने की जो सबसे जो मेन चीज है वो है टैगिंग। वो टैगिंग के ऊपर इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना वो इंश्योर करता है। लेकिन अगर वो टैग रिप्लेस हो जाए किसी और जानवर पे और अगर वो फेक कर दिया जाए या वो क्या कहते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को 15-15 लाख 20-20 लाख के क्लेम्स आते हैं, फ्रॉड क्लेम्स कहते हैं जिन्हें। फिर क्या कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात की जाए तो उसमें जानवर अगर यहाँ से बाहर जा रहा है या बाहर से पाकिस्तान आ रहा है तो उसमें एनिमल जो आया है क्या वो वही जानवर है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैन बी चेंज्ड। अच्छा अब्दुल बासित, क्विकली मैं ये जानना चाहूंगी कि ये इसके ऊपर अपना जानवर रजिस्टर कराना कितना मुश्किल कितना आसान है किसी किसान के लिए? क्या इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है और किन बातों का खास ख्याल रखा जाए ताकि जो नताइज है वो भी बेहतर आए किसानों के लिए? देखिए ये बहुत आसान तरीका है, ये बनाने का मकसद टेक्नोलॉजी जिद्दत का दौर है और हम इस जिद्दत के दौर में चीजों को आसान कर रहे हैं। हमने ये इतनी आसान कर दी है कि ये आप अपने मोबाइल के अंदर, आपके हाथ के अंदर जो मोबाइल है उसके अंदर प्ले स्टोर खोले, उसमें एनिमल पासपोर्ट की एप्लीकेशन आएगी। प्ले स्टोर पे लिखेंगे एनिमल पासपोर्ट, उसमें आपने डाउनलोड करनी है। वेरी सिंपल स्टेप्स, पहला आप प्ले स्टोर पे जाएं, दूसरा आप एनिमल पासपोर्ट लिखें, तीसरा आप डाउनलोड पे क्लिक करें, चौथा आप जब डाउनलोड हो जाए तो उसको ओपन करें, पांचवा आप साइन अप करें, ठीक है। साइन अप का फॉर्म आ जाएगा, छठा फिर आप उसके अंदर अपने एनिमल को रजिस्टर करें। देयर आर 6 वेरी सिंपल स्टेप्स, आप इससे आप क्या कहते हैं एनिमल को रजिस्टर कर सकते हैं। बासित बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपनी इस कामयाब एप्लीकेशन करने के लिए, क्योंकि बाहर जब भी कोई इनोवेशन होती है लोग उसका चर्चा करते हैं, उसे आम करते हैं, तो हमारे पाकिस्तानी जब भी इनोवेटर्स ऐसा कुछ भी बनाएं उसका चर्चा होना चाहिए, उसका इस्तेमाल होना चाहिए और बिलाशुबा जानवर से जो लोग प्यार करते हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब आपको किसी डिवाइस के ज़रिए उनको हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उनके जो पोर्स हैं उनको स्कैन करके उनकी शनाख्त दोबारा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आ सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो तमाम वालिदैन के दिल के बहुत करीब है। अक्सर वालिदैन ये सोचते हैं कि शायद उनके बच्चे में कोई ख़ास टैलेंट नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर बच्चा अपनी एक दुनिया साथ लेकर आता है। कोई बच्चा कहानियाँ सुनाने में माहिर होता है, कोई रंगों को समझने में, कोई खेलों में आगे होता है, तो कोई साइंस और एक्सपेरिमेंट्स में। सवाल ये नहीं है कि बच्चे के पास सलाहियत है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि हम उन सलाहियतों को पहचानते और उन्हें निखारने के मौके देते हैं या नहीं। मेजर क्वेश्चन ये है। बच्चों का ज़हन एक खाली कैनवस की तरह होता है। अगर हम उन्हें एक सवाल करने का मौका दें, अपनी बात कहने की आज़ादी दें, खेल के ज़रिए सीखने का माहौल दें, तो ये खाली कैनवस सबसे हसीन तस्वीर में बदल सकता है। जी हाँ, अक्सर घरों में ये गलती होती है कि बच्चे को सिर्फ नंबरों और ग्रेड्स तक महदूद कर दिया जाता है, लेकिन असल में तालीम सिर्फ किताबों का नाम नहीं होता। तालीम तो जो बच्चा है उसके अंदर छुपी हुई तख्लीकी रोशनी को बाहर निकालने का काम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बच्चों की छुपी हुई सलाहियतों और क्रिएटिव स्किल्स की, कि किस तरह वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की छुपी हुई जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको पहचान सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए परवान चढ़ते हैं। इस पर बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बिल्कुल, चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हैं अयाज मोरिस इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अयाज, बहुत ही ज़रूरी है इस पर बात करना क्योंकि अभी तो कुछ ऐसा हो रहा है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर इतनी रिसर्च भी अवेलेबल नहीं है कि हमारे पास पहले माएँ कहती थी कि हम ज़्यादा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारते थे, अब माँ ये कहती है हमारे पास गैजेट्स मौजूद है तो क्यों ना इस्तेमाल करें। आप क्या कहते हैं, बच्चों की जब परवरिश की जा रही होती है गैजेट्स का कितना इस्तेमाल होना चाहिए? और इनकी वजह से आप देख रहे हैं ना, स्पीच डिलेज आ रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बच्चों की ज़हनी ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है।
किस तरह से देखते हैं सारी सिचुएशन? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त इंट्रो में भी आपने जैसे बात की, और आई थिंक कि जो एक डिफरेंस कंपैरिजन बनता है एज का, जिस तरह से हमारी एज की पेरेंटिंग हुई है या हमारी परवरिश हुई है और आज के साथ, तो उसमें एक तो मेजर डिफरेंस है कि जो पिछली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो गैजेट्स आए हैं, उसमें एक बहुत डिफरेंस आया है। पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज है, और इस एज में किसी भी पेरेंट्स के लिए जो है वो बच्चों के साथ वक्त गुजारना सबसे बड़ा जो है वो एक चैलेंज है। और वक्त गुजारने के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। सो हमारे वक्त में क्या है कि पेरेंट्स का इंटरेक्शन डायरेक्टली होता था, बीच में कोई और चीज़ जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती थी। जैसे आज बच्चे पेरेंट्स फ़ोन पे बात करते हैं या व्हाट्सएप और डिजिटल ऐप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आई थिंक ये एक डिफरेंस है। दूसरी चीज़ जो आपने ये बात की कि बहुत ज़्यादा यूज़ है और नेगेटिव ज़्यादा है, और उस पर फिल्टर नहीं लगा हुआ, जिसकी वजह से बच्चा वो चीज़ें देख रहा है जो उसकी एज, जो उसकी साइकोलॉजी, जो उसकी माइंड की ग्रोथ के हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो आई थिंक यहाँ समझने की ज़रूरत है पेरेंट्स को और टीचर्स को और जो एजुकेटर्स हैं और घर के दीगर अफराद हैं कि वो बच्चों पर किस तरह से जो है वो कंट्रोल करें, उन्हें वैसा इन्वायरमेंट दें कि वो इस गैजेट्स का जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें। आप इससे दूर नहीं कर सकते बच्चों को, क्योंकि आगे AI और ऑटोमेशन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। बच्चों को इसका यूज़ जो है वो ज़रूर करें, लेकिन लिमिटेड पर्पस के साथ और डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, यही बैलेंस तो करना मुश्किल है। ऐसा ये किस तरीके से करना है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे बच्चों को, जिस तरह मैंने अभी बात की कि हम ग्रेड्स में और मुकाबले में इतना ज़्यादा वो कर देते हैं ना कि फ़लाँ बच्चे का इतने ग्रेड्स और फ़लाँ बच्चे की पोजीशन और तुम क्या कर रहे हो, या किसी गेम में भी हो कि वो इस गेम में तुमसे बहुत आगे है, जब हम उसको इस प्रेशर में ले आते हैं तो वो अपना असल जो उसका टैलेंट है वो उसे भूल जाता है। तो यहाँ पेरेंट्स कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? ये बहुत बड़ी, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी की, हमारे एजुकेशन सिस्टम की, और पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स पे प्रेशर होता है सोसाइटी का और एजुकेशन सिस्टम का, जिस वजह से बच्चे जो है वो वही प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से जो है वो लेते हैं। और उसका नुकसान ये होता है कि हम बच्चों को नंबर्स के साथ, दूसरों के साथ और ग्रेडिंग सिस्टम के साथ कंपेयर करते हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि बच्चा अपने अंदर जो उसकी सेल्फ स्टीम होती है वो लो करते हैं। जैसे हम आम तौर पे आपने देखा होगा बड़े जो है वो नेगेटिव रिमार्क्स बच्चों को दिए जाते हैं कि तुमसे नहीं होगा। सो आप बच्चे की सेल्फ स्टीम को वहीं पर जो है वो किल कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ठीक है, नंबर्स, ये सारी चीज़ें, मैं इसको बुरा नहीं मानता, मैं समझता ये होना चाहिए। हेल्थी कंपटीशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चाइल्ड ग्रोथ, कि वो दूसरों के साथ जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न, रिदम और उसका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो फ़र्क है। पहले जैसे मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी, लेकिन अब ये कहा जाता है कि जितने बच्चे हैं उतनी थ्योरीज हैं, क्योंकि हर बच्चे की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, हर बच्चे का जो सीखने का तरीका फ़र्क है, हर बच्चे का टाइमिंग फ़र्क है कि वो किस तरह से बच्चों को चीज़ों को परसीव करता है। तो इसमें आई थिंक पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर बच्चे के साथ वो किस तरह से डील करना है। अच्छा, इसमें पेरेंट्स के साथ साथ जो स्कूल्स है और जो टीचर्स हैं उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ भी ये चीज़ बहुत कॉमन है, सब बच्चों को एक ही कैले स्केल के ऊपर उनका मुआवजा करना कि ये। आपकी इजाज़त से मैं पेरेंट्स के हवाले से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल्स पर भी हम आते हैं। पेरेंट्स के लिए जो ट्रेनिंग्स इस वक्त चल रही हैं कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए, पेरेंट्स को वो करना चाहिए, हम कहते हैं कि उन्हें रोल मॉडल के तौर पर होना चाहिए। अब उनका एक रोल मॉडल है जो बच्चे देख रहे हैं कि हर वक्त उनकी खिदमत में मसरूफ़ रहता है, उनका खिदमत गुजार है, हमेशा जो है अवेलेबल है। इस सूरत हाल में अपना कोई काम करता हुआ उनको दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही। तो ऐसा रोल मॉडल उनको पसंद आएगा, या वो रोल मॉडल जिस तरह से हमारे वालिदैन होते थे, अपने कामों में मसरूफ होते थे, कोई थोड़ा सा टाइम हमें देते थे और उसमें फिर वो पूरी तवज्जो के साथ हाजिर होते थे, वो बेहतर है? बिल्कुल, ये देखिए, इसके जो अभी पेरेंटिंग और आज के बच्चों के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब हम जिस एज में थे तो हमारे पेरेंट्स को पता होता था कि लड़के शाम को या तो क्रिकेट ग्राउंड में हैं या अपने फलां दोस्त के साथ होंगे। इसी तरह जो है सहेलियों का पता होता था कि फलानी जो है वो अपनी फलानी सहेली के साथ होगी। नज़र के सामने नहीं होते थे, लेकिन पता होता था। आजकल आपका बच्चा आपके सामने बैठा होता है, बट यू डोंट नो कि वो कहाँ है, उसकी जो मेंटल, वो जो डिजिटल ऐप्स में जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो आई थिंक एक जो डिफरेंस है पेरेंटिंग का आज, कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बच्चों के साथ बहुत कम है, आपका इंटरेक्शन जो है वो बड़ा कम है। आप बेशक बिजी लाइफ है, आई नो दैट के पाकिस्तान में इस वक्त पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ही होता है कि जी हम इनको कमा के दे रहे हैं, इनके लिए काम नहीं करेंगे, डबल जॉब नहीं करेंगे,
तो इनके लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ जो मेन चीज़ है ना, बच्चे की जो पर्सनैलिटी वो पहले 5 से 7 साल में डेवलप होती है, और पेरेंट्स का जो इंटरेक्शन होता है, जो इमोशनल कनेक्शन होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि आप हर वक्त बच्चों के साथ नहीं हो सकते, लेकिन आपका एक इमोशनल बॉन्ड होना ज़रूरी है। आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, बच्चों को वहाँ इन्वॉल्व करें, उन्हें बताएं घर से बाहर जा रहे हैं कि आपका पर्पस ये है। तो जब आप बच्चों के लिए आप खुद से लर्निंग करेंगे, मसला ये है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि अच्छा हम पेरेंट्स हैं, हम बड़े हैं, हम इनके लिए बेहतर जानते हैं, लेकिन क्योंकि आज के चैलेंजेस फ़र्क हैं और बच्चों की जो साइकोलॉजी है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चैलेंजेस फ़र्क हैं, इसलिए आई थिंक कि पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। दे नीड टू अपग्रेड देमसेल्फ कि नहीं यार, आज के दौर के मुताबिक हमें चीज़ें सीखनी है, बच्चे से बात कैसे करनी है, आपकी जो ट्यून है, आपकी जो कम्युनिकेशन के जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पंजाबी माशरे में तो बच्चे को जिस तरह बुलाते हैं, दैट इज नॉट कि वो बच्चे की उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो डैमेज करता है। हर घर का माहौल भी मुख्तलिफ होता है और हर घर के बुलाने के या कम्युनिकेशन के अंदाज भी मुख्तलिफ होते हैं डेफिनेटली। अच्छा ये बताइए कि जो बच्चों में क्यूरोसिटी होती है, जैसा कि मैं भी बात कर रही थी कि उसके अंदर बार बार सवाल करने की, एक चीज़ को एक्सप्लोर करने की या पूछने की जो क्यूरोसिटी है, वो किस तरह से किल की जा रही है, खासतौर पर उसको स्नप करके घर में पेरेंट्स की जानिब से और स्कूल्स में टीचर्स की जानिब से, उस पर जरा बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त ये अहम टॉपिक है और ये दो अहम चीज़ें हैं जो आई थिंक पेरेंट्स को, टीचर्स को समझने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ना घरों पर और ना एजुकेशन सिस्टम में सवाल को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, और सवाल को कहा जाता है कि ये बहुत सवाल करता है, ये बहुत पूछता है। पहले कहाँ थे जब मैं ये बात कर रहा था, उस वक्त क्यों नहीं सुना था, तुम्हारे लिए अब मैं दोबारा रिपीट करूँ। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बच्चा बच्चा है, आपको उसके इमोशंस को, उसके माइंडसेट को समझना है। जब आप बच्चे को सवाल करने देंगे, उसका वाई को, उसका जो तजस्सुस है, उसके अंदर जो जुस्तजू है सीखने की, चीजों को जानने की, उसको किल करेंगे तो आप क्या करते हैं, उसकी सारी जो टैलेंट्स हैं उनको आप जो डैमेज कर। दूसरा आई थिंक मैं समझता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरीके से रोशनी डाली, खासतौर पे के लिए माँ बाप को क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।